हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। एंड हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आपको डायरेक्टली भी हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, क्योंकि वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इनडायरेक्टली भी हेल्प करेगा क्योंकि आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपका बेहतर तब होता है जब आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है, राइट। सो हम एडिटोरियल के सेशन में सबसे पहले वोकैबुलरी इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने एडिटोरियल को और बेहतर तरीके से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड है शेलिंग। शेलिंग का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ फायरिंग एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? जो एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं, है ना। और अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा ही, हम अगर नहीं भी जानते थे तो शेलिंग इस वर्ड से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन की बात करेंगे, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हो तो आपने अक्सर सुना होगा कि बॉर्डर पे शेलिंग होती रहती है ना। सो शेलिंग का मतलब होता है एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल जो है उसको फायर करते रहना, ठीक है। एट एन एरिया स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। बॉम्बार्डमेंट और गन फायर, ये दोनों इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम में क्या होगा? जब फायरिंग हो रही है ड्यूरिंग वॉर, सो एंटोनिम हो जाएगा सीज फायर, मतलब बंद कर देना, फायरिंग बंद कर देना, पीस, शांति। द टाउन सफर्ड हैवी शेलिंग लास्ट नाइट, है ना। लास्ट नाइट टाउन सफर्ड हैवी शेलिंग। अब अच्छा, शेलिंग ये क्या होगा? ये एक नाउन है, बिकॉज ये एक एक्ट का नाम है, ठीक है। सो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। ब्रंट, बेयर द ब्रंट ऑफ हम कहते हैं, है ना। सो मेन फोर्स और इम्पैक्ट, है ना। किसी भी चीज़ का प्रभाव, इफेक्ट, इम्पैक्ट, बर्डन, नाउन है ये। इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्पैक्ट का एंटोनिम क्या है? राहत, है ना। असर होना, रिजल्ट होना, उसका एंटोनिम क्या होगा? आराम होना, राहत होना। द विलेजर्स बोर द ब्रंट ऑफ, बेयर द ब्रंट ऑफ, ये एक्चुअली एक ईडियम है। बेयर द ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना, है ना। सो द विलेजर्स बोर द ब्रंट ऑफ द फ्लड, है ना। सो विलेजर्स ने क्या किया? फ्लड का जो परिणाम था, जो दुष्प्रभाव था, वो भुगता, ठीक है। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव आईवीई एंडिंग वर्ड है, हमें पता है आईवी एंडिंग वर्ड्स क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, आप कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, मतलब पूरी तरीके से समझना, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव सब चीज़ों को मिला जुला के, है ना, इंक्लूडिंग ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स, है ना। कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? नाउन है ना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो भी पैसेज में कहा गया है लगभग सारी चीज़ समझ लेना, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एक्सटेंसिव, कंप्लीट। एंटोनिम क्या होगा? नैरो, इनकम्प्लीट। द मिनिस्टर अनाउंस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ प्लान। मिनिस्टर ने क्या किया? एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ, राहत प्लान उन्होंने अनाउंस किया। और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ प्लान मतलब सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला, या सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाला, सभी लोगों को मदद करने वाला एक रिलीफ प्लान, राहत का प्लान उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट वैसे तो एटी एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन वाला एटी एंडिंग वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो एटी एंडिंग वर्ड है लेकिन ये एडजेक्टिव होते हैं। यूजुअली एटी एंडिंग वर्ड्स वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अंधाधुंध, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुंध। डन एट रैंडम एंड विदाउट केयरफुल जजमेंट, बिना सोचे समझे। अंधाधुंध का मतलब तो यही है ना। हेरा फेरी वाला वो मूवी, आपको मूवी का वो सीन याद है जहाँ पे उन लोगों के हाथ में बंदूक आ जाता है और दिखाई नहीं देता है, मुझे वो उनका परेश रावल के कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है ना। तो उसके हाथ में बंदूक आ जाता है तो अंधाधुंध फायरिंग हो रही होती है। सो दैट्स एग्जैक्टली इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है, वही एग्जैक्टली इनडिस्क्रिमिनेट है। बिना किसी जजमेंट के, रैंडमली, ठीक है। रैंडम, हैफजार्ड। एंटोनिम क्या होगा? सिलेक्टिव, केयरफुल। द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कॉज्ड वाइड स्प्रेड पैनिक। जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही थी, अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा पैनिक यानी कि जो डर या कन्फ्यूजन का माहौल होता है वो फैल गया, ठीक है। चलिए, सॉलिडारिटी, ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है? ITY एंडिंग वर्ड्स हमारे नाउन्स होते हैं, है ना। सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी या फिर अग्रीमेंट ऑफ फीलिंग, जो हम कहते हैं सेम चीज़ फील करना बेसिकली, है ना। सो सॉलिडारिटी, यूनिटी और अग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन। यूनिटी, सपोर्ट, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम हो जाएगा डिवीजन या फिर डिस्कॉर्ड, है ना। डिवीजन या फिर
डिस्कॉर्ड। द लीडर एक्सप्रेस्ड सॉलिडारिटी विद द विक्टिम्स, जो भी विक्टिम्स थे उनके साथ में लीडर ने क्या किया, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पे सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना मतलब क्या, उनकी फीलिंग्स कहना कि हाँ ठीक है, हम आपके दुख को, दर्द को समझते हैं, आप पर जो बीत रही है वो हम समझ सकते हैं, हम उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं सॉलिडारिटी, ठीक है। किन नाउन है ये, ठीक है। किथ एंड किन आता है, मतलब रिश्तेदार, सगे संबंधी, किथ एंड किन। वंस रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर्स या फिर आउटसाइडर्स। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कंपेंसेशन टू द किन ऑफ द डिसीज्ड सोल्जर्स। डिसीज्ड यानी कि जो शहीद हो गए सोल्जर्स है ना, जिनको हमने खो दिया, उन सोल्जर्स के किन को यानी कि रिलेटिव्स को सरकार ने क्या किया, कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। मोराल, मोराल का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, मोराल का मतलब जोश या फिर कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, इसका एंटोनिम क्या होगा, कॉन्फिडेंस का एंटोनिम है कॉन्फिडेंस ना होना, मतलब डिस्पेयर, दुख, निराशा, डिस्करेजमेंट। द आर्मीज प्रेजेंस बूस्टेड द मोरल ऑफ विलेजर्स, मतलब आर्मी जैसे ही आ गई तो वहाँ के गांव वालों को हिम्मत आ गई है ना, धाड़स बन गया, मोरल बन गया उनका, ठीक है। नाउन है ये। डिसिपेटेड, देखो ये एटी एंडिंग वर्ड है तो ये वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, राइट। डिसिपेट होना मतलब क्या, फैल जाना, ठीक है। स्कैटर हो जाना, डिसअपियर हो जाना इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, एनर्जी एंड सब्सटेंसेस। डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, वैनिश हो जाना, फैल जाना, गायब हो जाना, ठीक है। ये सब डिसिपेटेड, डिस्पर्स्ड, ये सब ये डिसिपेट, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वर्ड्स, ठीक है। गैदर्ड और प्रीवियस ईयर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आएंगे ही, आते रहे हैं, आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो इनको तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी एक थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है, नहीं पता होता है कौन सी वोकैबुलरी आ जाएगी, लेकिन कुछ वोकैबुलरी है जो हमें पता है कि वो आती है, कई बार रिपीट होती है। ऐसी वोकैबुलरी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर ये बेवकूफ़ी से कम नहीं होता है ना, ये ब्लंडर होता है, सुसाइडल होता है ये, ठीक है। एंटोनिम क्या है, गैदर्ड, एक्यूमुलेटेड, ठीक है। फैल जाना, बिखर जाना, इकट्ठा हो जाना, उसका एंटोनिम हो जाएगा। द टेंशन इन द रूम डिसिपेटेड आफ्टर द मैनेजर क्लैरिफाइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसकी वजह से सब टेंशन में आ गए थे। जैसे ही मैनेजर ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर किया, जो टेंशन था वो डिसिपेट हो गया, मतलब गायब हो गया। द टेंशन इन द रूम डिसिपेटेड, मतलब टेंशन खत्म हो गया, गायब हो गया। लिम्पिंग, लिम्पिंग मतलब मूविंग और प्रोग्रेसिंग स्लोली, धीरे धीरे, लड़खड़ा के चलना। जब आप लड़खड़ा के चलते हो तो क्या होता है, आप स्पीड में नहीं चल सकते हो, है ना। तो मतलब अगर कोई चीज़ लिम्प कर रही है, हम कह रहे हैं लंगड़ा के ऐसे चल रही है, पुष्प ऐसे चलता है ना। सो लिम्प करना मतलब कोई चीज़ या तो लड़खड़ा के चल रही है या फिर स्लो चल रही है, ठीक है। वर्ब है ये, मूविंग और प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड विथ डिफिकल्टी, मुश्किल से, ऑफन ड्यू टू इंजरी और वीकनेस, या तो कोई इंजरी है या फिर वीकनेस है, उसके वजह से अगर आप स्लो चल रहे हो या प्रोग्रेस स्लो हो रहा है तो हम उसको लिम्पिंग कहते हैं, ठीक है। हॉबलिंग, फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग बहुत अच्छा वर्ड है ना, फॉल्टर करना। इसका एंटोनिम क्या होगा, स्ट्राइडिंग, स्ट्राइडिंग मतलब स्ट्राइड हम कहते हैं, मतलब अच्छी चाल में चलना, फटाफट से, स्ट्रांगली, क्विकली, जैसे सोल्जर्स चलते हैं, स्ट्राइड है ना, ग्लाइड, स्ट्राइड, ये सब स्मूथ और फास्ट मूवमेंट्स के लिए यूज करते हैं। इंजर्ड प्लेयर वॉज लिम्पिंग ऑफ द फील्ड, ऑफ मतलब दूर जाना, हटना, है ना। तो ऑफ द फील्ड मतलब फील्ड से दूर जा रहा था जो इंजर्ड सोल्जर है, सोल्जर नहीं प्लेयर है, वो लिम्प करके, है ना, ऐसा लंगड़ा के वो लंगड़ाते हुए जा रहा था, लड़खड़ाते हुए फील्ड से बाहर जा रहा था आफ्टर द मैच, ठीक है। नॉर्मल सी, ठीक है। अब बच्चों नॉर्मल जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, नॉर्मल क्या है, एडजेक्टिव है, और सी वाई लगा दिया नॉर्मल सी, तो ये नाउन फॉर्म बन गया, नॉर्मल का नाउन फॉर्म बन गया नॉर्मल सी, नॉर्मल का नाउन फॉर्म बन गया नॉर्मल सी, ठीक है, राइट। द स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल, इसका मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल। रूटीन, स्टेबिलिटी, स्थिरता, नॉर्मल सी मतलब स्थिरता। एंटोनिम क्या होगा, अस्थिरता, केओस, डिसऑर्डर, अफरा तफरी, ठीक है। लाइफ इज स्लोली रिटर्निंग टू नॉर्मल सी, जीवन जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल सी की ओर यानी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, ठीक। द नेक्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउन है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बेसिक फिजिकल सिस्टम्स ऑफ अ रीजन, बेसिक फिजिकल सिस्टम्स ऑफ अ रीजन, फ्रेमवर्क या फिर फाउंडेशन। एंटोनिम क्या होगा, रूइन या फिर रेकेज, यानी कि तोड़फोड़ या जो चीज़ टूटा फूटा है ना,
ख़राब हो गया है, ruin या फिर wreckage. The shelling damaged essential infrastructure. Shelling से क्या हुआ, जो essential infrastructure है, basic physical systems जो हैं वो डैमेज हो गए, ख़राब हो गए. ठीक. द नेक्स्ट वन, डिस्प्लेस्ड वर्ब है ये, यहाँ पर ed लगा है, यानी कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. फोर्स्ड टू लीव वंस होम. डिस्प्लेस होना मतलब आप जहाँ हो वहाँ से मूव हो जाना है ना. तो अगर आप अपने घर से डिस्प्लेस हो रहे हो तो फिर आपने फोर्स्ड टू लीव वंस होम, डिस्प्लेस्ड ये वर्ड यूज़ किया है. ठीक है. अपरूटेड, एविक्टेड. एविक्टेड मतलब घर खाली करा देना है ना. अपरूटेड मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना, अपरूट हो जाना. अब एविक्ट हो जाना मतलब वो जगह खाली करवा देना. ठीक है. अच्छा, एविक्ट और इवैक्यूएट में फ़र्क है. ठीक है. मीनिंग दोनों का सेम है. इवैक्यूएशन में भी हम खाली करते हैं, है ना, खाली करवाते हैं लोगों से. एविक्टेड में तो फोर्सफुली खाली करवाते हैं. इवैक्यूएशन में ये होता है कि कोई खतरा है, कोई मतलब लोगों को सेफ रखने के लिए हम जगह खाली करवा रहे हैं, है ना. मान लीजिए कि कहीं पता चला कि बॉम्ब है तो वो जगह खाली करवाई जाती है, तो लोगों से एविक्ट नहीं करवाया जाता, उनको जगह उनकी सेफ्टी के लिए खाली करवाई जा रही है, तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं इवैक्यूएशन. ठीक है. नाउ एंटोनिम क्या होगा, सेटल्ड है, प्लेस्ड है वहीं पे. मैनी फैमिलीज वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द शेलिंग. उस शेलिंग की वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो है वो डिस्प्लेस हो गई थी, है ना. शेलिंग की वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, यानी कि अपने घर से वो उनको दूर जाना पड़ा है मजबूरी में. ठीक है. द नेक्स्ट वन, स्पार्सली, डेंसली, स्पार्सली. डेंसली मतलब घना तरीके से, घना होना, और स्पार्सली मतलब पॉपुलेशन या थोड़ा सा कम होना, है ना. इन अ स्कैटर्ड और थिनली स्प्रेड मैनर. थिनली, मीगरली. मीगर ये वर्ड आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है. एंटोनिम क्या है, डेंसली, हेविली. द विलेजेस आर स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है ना. अगर ज़्यादा आबादी होगी तो हम कहेंगे विलेजेस आर डेंसली पॉपुलेटेड. ठीक है. द नेक्स्ट वन, टैंडम. इन टैंडम कहते हैं हम, मतलब साथ में. टैंडम कदम से कदम मिलाकर, टैंडम. ठीक है. कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन. एंटोनिम क्या होगा, अकेले अकेले. कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा करके, मिलजुल के नहीं चल रहे हैं. द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट वर्क इन टैंडम, ऐसे कहा जाता है. मतलब सेंटर और स्टेट्स को, केंद्र को और राज्य को मिल के काम करना चाहिए. ठीक है. कोऑपरेट करके काम करना चाहिए. डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, डिस्ट्रेस नाउन है. एक्सट्रीम एंग्जाइटी और सफरिंग. एक्सट्रीम एंग्जाइटी और सफरिंग. ठीक है. एंग्विश, डिस्ट्रेस, एंग्विश, मिजरी, सारे वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. ठीक है. डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्ट्रेस में हैं. ठीक है. एंग्विश, मिजरी, दुर्दशा. इसका मीनिंग, मिजरी का मतलब होता है दुर्दशा. तो आप जब परेशान होते हो तभी दुर्दशा होती है ना. एंटोनिम क्या होगा, आराम में रहना, कंफर्ट या फिर पीस. बॉर्डर रेसिडेंट्स आर लिविंग इन डिस्ट्रेस. बॉर्डर पे जो भी लोग रह रहे हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं. कभी शेलिंग होने लग जाती है ना, कभी भी जंग छिड़ सकता है, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं. बॉर्डर रेसिडेंट्स आर लिविंग इन डिस्ट्रेस. ठीक. Now, students, we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene पाठशाला. अब इस एप्लीकेशन पर आपको अगर किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्पल्स, आपको जिस भी इंग्लिश के सेक्शन की तैयारी करनी है वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में. 200 आवर्स प्लस का यहाँ पे कंटेंट आपको VOD क्लास है, VOD बैच है. ठीक है. तो 200 आवर्स प्लस का आपको यहाँ पे कंटेंट, कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सभी कुछ मिल जाएगा. ठीक है. डेडिकेटेड वोकैबुलरी सेशंस हैं, डेडिकेटेड क्लोज टेस्ट और पैराजम्पल्स के सेशंस हैं. नाउ अगर आपका एग्जाम 3 महीने के अंदर अंदर होने वाला है, क्विक रिवीजन करना है, यू कैन गो फॉर अ 3 मंथ बैच. अगर आपका 6 मंथ्स का प्लान है तो 6 मंथ बैच है, या ईयरली प्लान आपको लेना है तो ईयरली प्लान है. आपके पास 50, 60 और 65% के डिस्काउंट्स है. लेकिन इसके अलावा अगर आप कोड न्यू यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आप अपने स्पोकन या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है जूम एक्सप्रेस बैच. जूम एक्सप्रेस बैच जहाँ पर आप लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है. यहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर की हम बात नहीं करेंगे, हम उतने ही ग्रामर की बात करेंगे जितना बोलने के लिए ज़रूरत है, लेकिन हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल. रीबिल्डिंग JNK को, जम्मू एंड कश्मीर को रीबिल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे ही देश का एक अंग है, हमारे ही देश का हिस्सा है, और अगर कमज़ोर होगा
तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। सो रीबिल्ड करना है जम्मू एंड कश्मीर को। ऑन अमित शाहज विजिट, अमित शाह भी वहाँ पे गए हैं, विजिट करके आए हैं। तो देखते हैं, सिविलियंस नीड फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है वहाँ के लोगों को, टू रिकवर फ्रॉम द शेलिंग, जो वहाँ पे लगातार शेलिंग हुई है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग बहुत सारे बेघर हो गए हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। सो यस, फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी वहाँ के लोगों को चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर बोर द ब्रंट ऑफ, है ना, बेयर द ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना। जम्मू एंड कश्मीर ने किस बात का परिणाम भुगता? पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने चलाया था उस पर जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया उसका जो परिणाम भुगतना पड़ा, किसको भुगतना? जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। एंड द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह राइटली फोकस्ड ऑन बोथ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू पुंछ। पुंछ में हाल ही में उनका जो विजिट था तो उन्होंने वहाँ की सुरक्षा और वहाँ के विकास दोनों पर फोकस किया है, ठीक है। वेयर रेसिडेंशियल एरियाज वर हिट बाय शेलिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के उस पार से बहुत सारी शेलिंग हुई थी और वहाँ के एरिया पे बहुत नुकसान हुआ है। अ कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज इज प्लान्ड अलोंगसाइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर अंडरग्राउंड शेल्टर्स फॉर सिविलियंस। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड शेल्टर्स ऐसे समय पर जब शेलिंग वगैरह हो, है ना, तो फिर ऐसे समय पर अंडरग्राउंड शेल्टर्स बहुत काम आते हैं वहाँ के लोगों के लिए। तो अंडरग्राउंड शेल्टर्स तो बनाए ही जाएंगे सिविलियंस के लिए। उसी के साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज, मतलब हर चीज़ को इंक्लूड करते हुए, सभी लोगों को इंक्लूड करते हुए एक रिलीफ पैकेज, एक राहत पैकेज बनाया गया है ना। द JNK गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ असेसिंग डैमेजेस। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अभी भी असेस कर रही है, देख रही है कि भाई हमारा कितना नुकसान हुआ है। हम तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करके जोश जोश में हम लोगों ने देखा, बहुत सारा ट्वीट किया हमने, लेकिन हम अपने अपने काम में लग गए हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अभी भी चेक कर रही है कि हमारा नुकसान कितना हुआ है, ठीक है। द JNK गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ असेसिंग डैमेजेस बट पूंछ वाज बाय फार द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ है? पूंछ में। अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिटेड बाय अ कमिटी सेट अप बाय द BJP टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आइडेंटिफाइड 1500 हाउसेस, 690 in Poonch and 534 in Uri that were damaged in the indiscriminate अंधाधुंध शेलिंग जो हो रही थी उसमें 1500 घर, ठीक है, जिसमें से 690 जो है वो पूंछ में है एंड 534 उरी में है। At least 18 civilians and 14 in Poonch alone lost their lives. इतने तो civilians वहाँ पे मरे हैं। पाकिस्तानी shelling hit towns in Poonch, Baramulla, कुपवारा एंड राजौरी एंड द डैमेज टू सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंसिडरेबल मतलब काफ़ी ज़्यादा। मिस्टर शाह ऑन फ्राइडे विजिटेड द अफेक्टेड रीजन्स। उन्होंने अफेक्टेड रीजन्स जो है वहाँ पे विजिट भी किया। उन्होंने एक्सप्रेस किया सॉलिडारिटी विद द पीपल, मतलब वहाँ के लोगों से हमदर्दी जताना। एक्सप्रेस सॉलिडारिटी मतलब हमदर्दी जताना। तो उन्होंने हमदर्दी भी जताया कि ठीक है भाई, हम समझते हैं आपको कितना नुकसान हुआ है और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। एंड हैंडेड आउट जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स टू द किन ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स। जो भी लोग वहाँ पर मरे हैं उनके रिश्तेदारों को अपॉइंटमेंट लेटर्स, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिया गया है। अर्लियर द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस विजिटेड द विक्टिम्स। इससे पहले ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं राहुल गांधी और TMC के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग भी विक्टिम्स से मिले हैं। दीज बॉर्डर रेसिडेंट्स फेल्ट हर्ड। यहाँ के बॉर्डर पर जो रहने वाले निवासी हैं इनको लगा कि हाँ हमारी आवाज़ कोई सुन रहा है। दीज बॉर्डर रेसिडेंट्स फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि हमें कोई सुन रहा है, उन्होंने फील किया। फेल्ट हर्ड। देयर सेंस ऑफ फियर डिसिपेटेड, उनका डर गायब हो गया। देयर सेंस ऑफ फियर डिसिपेटेड टू सम एक्सटेंट, थोड़ा सा, पूरी तरीके से नहीं गायब हुआ है लेकिन कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक गायब हुआ। एंड देयर मोरल बूस्टेड बाय दीज विजिट्स, ऐसे विजिट्स से उनका हिम्मत भी बढ़ा है, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ा है, उनका मोरल बूस्ट हुआ है, ठीक है। द इंडियन आर्मीज statement on the India and Pakistan ceasefire not having an expiry date is reassuring for the border residents.
अब इंडियन आर्मी का एक स्टेटमेंट है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर है उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिन बाद एक्सपायरी डेट जैसे ही क्रॉस होगा तो फिर से जंग शुरू हो जाएगा। तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या कहा कि एक्सपायरी डेट नहीं होना मतलब सीज फायर चलेगा भी लंबा, जब तक कुछ ज़्यादा ही ऐसा सर्कमस्टांसेस ना बन जाए कि हमें फिर से वॉर करना पड़े, नहीं तो चलेगा, है ना। किसी एक्सपायरी डेट के साथ में या वैलिडिटी के साथ में सीज फायर नहीं बना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है इससे आश्वस्त हुए हैं, इज रीअश्योरिंग फॉर बॉर्डर रेसिडेंट्स। बॉर्डर रेसिडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये आश्वस्त करने वाला रीअश्योरिंग था। लाइफ इज लिम्पिंग बैक टू नॉर्मलसी। लिम्पिंग बैक मतलब जीवन अब धीरे धीरे लड़खड़ा के सही लेकिन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। लाइफ इज लिम्पिंग बैक टू नॉर्मलसी विथ रेसिडेंट्स रिटर्निंग टू देयर होम। जो लोग बेघर हो गए थे शेलिंग की वजह से वो अब धीरे धीरे अपने घर वापस लौट रहे हैं। मैनी ऑफ देम शैटर्ड बाय द शेलिंग। बहुत सारे घर जो है वो शैटर हो गए हैं, मतलब बिखर गए हैं शेलिंग की वजह से। The JNK government is struggling to meet the demands of the affected population. जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनके जो डिमांड्स है उनको संभालने में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। This was evident from the relief amount approved up to 1.2 lakh to the fully damaged houses. जिनके घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं उनको 1.2 लाख सरकार की ओर से दिया जा रहा है। The affected and displaced residents describe it as insufficient. अब जो अफेक्टेड लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, जितनी बर्बादी हुई है घर में 1.2 लाख में नहीं बन पाएगा काम। फॉर देम टू रिटर्न टू दियर वंस कॉन्क्रीट एंड मल्टी स्टोरी हाउसेज। एक तो कॉन्क्रीट ऊपर से मल्टी स्टोरी हाउसेज, वहाँ पे वो वापस लौट रहे हैं। अब 1.2 लाख में तो वो बोल रहे हैं कि नहीं बन पाएगा काम, बहुत कम है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप मिस्टर शाह's प्रॉमिस ऑफ अ रिलीफ पैकेज इज़ अ रे ऑफ होप। अब इन सब चीज़ों के बीच में अमित शाह जी पहुंचे हैं वहाँ पे और उन्होंने जो एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है वो एक उम्मीद की किरण है। इट इज़ अ रे ऑफ होप फॉर द रेसिडेंट्स। अराउंड 9,500 bunkers, 8,000 in Jammu division and 1,500 in Kashmir Valley have been built by the center so far. अभी तक इतने सारे bunkers center बना चुका है. However, there is a growing demand for individual bunkers in sparsely located populations in border areas of J&K. लेकिन वो कह रहे हैं कि और बंकर्स की ज़रूरत है. और कैसे बंकर्स? इंडिविजुअल बंकर्स, है ना. कहाँ पर? जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है, ऐसी जगह पर इंडिविजुअल बंकर्स बनाओ, ऐसा उनका डिमांड आ रहा है. ठीक है. इन बॉर्डर एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली इन द कश्मीर वैली, टू एंश्योर सिविलियंस मैनेज टू शिफ्ट टू सेफर लोकेशंस इमीडिएटली. ये क्यों कहा जा रहा है? ताकि सेफ लोकेशन पे जल्दी से जल्दी सिविलियंस शिफ्ट कर सके, इसलिए ऐसा डिमांड उनका आ रहा है. इन केस ऑफ शेलिंग बाय पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान शेलिंग फिर से शुरू करे कभी भी आगे चल के, तो उनके पास नज़दीक में जल्दी से सेफ लोकेशन में पहुंचने का एक जरिया होगा. द सेंटर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर शुड वर्क इन टैंडम. कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो राज्य सरकार है और हमारी केंद्र सरकार, ये इन टैंडम वर्क करनी चाहिए, मतलब कोऑपरेट करके वर्क करनी चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, टू हेल्प बॉर्डर रेसिडेंट्स हु आर इन डिस्ट्रेस. जो बॉर्डर रेसिडेंट्स हैं, जो बॉर्डर पर रहने वाले निवासी हैं, जो परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, इनको मदद करने के लिए राज्य सरकार, जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के काम करनी चाहिए. ठीक है. नाउ टोन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल का टोन कैसा है? ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब पॉजिटिव है कि चलो अच्छी बात कर रहे हैं, मदद की बात कर रहे हैं. इनडिफरेंट है, बेपरवाह, ठीक है शेलिंग हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, होने दो, हमें क्या, है ना. ऐसा कुछ है कि नहीं हमें लोगों की मदद करनी चाहिए. या फिर ह्यूमरस है, मजाक उड़ाने वाला टाइप, कॉमेडी टाइप्स, ऐसा कुछ नहीं है ना. सो हमारा ऑप्शन बी विल बी द आंसर. यहाँ पे ऑप्शन ए टाइप नहीं हुआ है. ठीक है. ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा. द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट वाज वन की अश्योरेंस गिवन टू द बॉर्डर रेसिडेंट्स? बॉर्डर रेसिडेंट्स को एडिटोरियल के मुताबिक से एक की अश्योरेंस क्या दिया गया? फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, सीज फायर अग्रीमेंट नॉट हैविंग एन एक्सपायरी डेट, या फिर इमीडिएट इलेक्शंस होगा, या फिर रिडक्शन इन आर्मी डिप्लॉयमेंट होगा. सो येस वी नो दिस. ठीक है. बाकी सब तो मेंशन ही नहीं किया गया है पैसेज में. तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं जहाँ पे ऑप्शंस में जो दिया है वो पैसेज में कहीं दूर दूर तक मेंशन ही नहीं है. वो आपको तब पता चलेगा जब आप पैसेज पढ़ोगे, और ध्यान से और अच्छे से पढ़ोगे तब पता चलेगा. ठीक है.
The next one is what challenge did residents face in returning to their homes after shelling? शेलिंग के बाद अपने घरों में वापस आने वाले रेसिडेंट्स को क्या चैलेंज, क्या चुनौती का सामना करना पड़ा? लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एरियाज में फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, इनसफिशिएंट रिलीफ फॉर डैमेज हाउसेस है, जो उनके घर बर्बाद हुए हैं उसके लिए जो रिलीफ मिला है, जो पैसा मिल रहा है वो कम है, पर्याप्त नहीं है, या फिर इंटरनेट शटडाउन है वहाँ पे. यस, द आंसर इज अगेन ऑप्शन सी. ठीक है, वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड सॉलिडारिटी? सॉलिडारिटी के लिए बेस्ट सिनोनिम क्या है? हमदर्दी. सॉलिडारिटी मतलब हमदर्दी. सो डिसअप्रूवल मतलब आप नामंजूरी दे रहे हैं. सपोर्ट, आइसोलेशन या हॉस्टिलिटी. आइसोलेशन मतलब अकेला कर देना, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी. सो यस, योर आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, आपका आंसर है ऑप्शन बी. द नेक्स्ट वन, आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू द पैसिव वॉइस, यानी आपका सेंटेंस जो दिया गया है वो एक्टिव वॉइस में है. अब आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है. द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग. एक्टिव पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं. इवन नरेशन वाले क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले बड़े इजी होते हैं. टेंसेस का और कॉन्सेप्ट्स का जितना अच्छा पकड़ होगा उतना जल्दी आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे. अब वॉइस में आपको क्या ध्यान देना है? वॉइस में ये ध्यान देना है कि टेंस सेंटेंस में नहीं बदलता है ना. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो एक्टिव में और पैसिव में दोनों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, फॉर्म थोड़ा सा बस बदलेगा. ठीक है, देखते हैं अब. इज बिल्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आर बिल्डिंग, वर बिल्ट ये गया, हैव बीन बिल्ट ये गया, आर बिल्ट ये भी गया, क्योंकि इन तीनों का टेंस ही चेंज हो गया था, है ना. सिर्फ यहाँ पे आर बीइंग बिल्ट, आर बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ यहीं पे है ना, तो यही है आपका आंसर, ऑप्शन ए. ठीक है, पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. राइट, पूरा सेंटेंस हमें तब पढ़ना पड़ेगा जब दो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पे आर बीइंग बिल्ट आ गया. फिर हमें कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. हमारा जो ग्रामर बैचेस हैं वहाँ पे हमने हर चीज़ को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका एलिमिनेशन करना है ना, इसका हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस पर हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है. ठीक है बच्चों, और दैट्स इट फॉर टुडे. उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा. फीडबैक अपना प्लीज़ ज़रूर शेयर करते रहिएगा. मिलते हैं अगले सेशन में. अपना स्कोर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोग सही बता पाए हैं. ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन. अरे